जय हिंद प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो सुपर टेट की 14वीं वीडियो है, जो कि संविधान से संबंधित है। चलिए हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों, वो विकल्प है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत रत्न सम्मानित हैं। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो पहला विकल्प है वो सही है कि राजस्थान में। ये मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, संविधान शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। तो यहाँ जो विकल्प सही होगा वो सब सही हैं, सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर किए गए? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है 24 जनवरी 1950। विकल्प बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है और ओवरऑल 290वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है और इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। क्योंकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनका इस चारों विकल्पों में नाम नहीं दिया गया है। कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो यहाँ 4 विकल्प मित्रों दिया गया है। चारों विकल्प हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो विकल्प सी 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, पार्षद, मेयर, कलेक्टर या अध्यक्ष। तो जो सही विकल्प है मित्रों वो अध्यक्ष है। तो यहाँ देखते हैं मित्रों, नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 293, ग्राम न्यायालय कहलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों उसका चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, न्याय पंचायत। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों, 1950 में भारत को रियासत के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो कब किया गया मित्रों? 1950। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हम कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन ए है, राज्यपाल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों उसका चयन करना। पहला है देश का प्रत्येक नागरिक, दूसरा है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चौथा है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है प्रेस। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायक, एमएलए। प्रत्येक राज्य में विधायकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य बनकर सरकार बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं मित्रों। इसमें जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। यहाँ सही विकल्प है मित्रों ऑप्शन सी, पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फौजदारी कानून जिसे कहते हैं, यहाँ तंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मित्रों, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। दूसरा है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। यहाँ 4 विकल्प दिया गया मित्रों। इन चारों विकल्प में जो सही है वो है ए और दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा 300वां प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि साबुत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत के प्रथम सूचना रिपोर्ट में दाखिल कर सकती है। दूसरा है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। चौथा, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों देखिए ए है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका, पुलिस का कार्य किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना है, जांच के लिए बयान दर्ज करना है और सबूत इकट्ठे करना है। और यदि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वोच्च न्यायालय में गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए दिशा निर्देश पुलिस के लिए तय किए गए हैं। पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस को किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। चलिए आज का 301वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के विषय में 2 कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय अन्यायपूर्ण है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। 4 विकल्प आप ध्यान से देखिए। इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इसका उल्लंघन हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार अथवा अन्य मौलिक अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यह वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है क्योंकि इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32, यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वह वहां अपील को लेकर जाए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और 302वां प्रश्न है, भारत के पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों और इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। चलिए मित्रों इसी के साथ
इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित हों, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।